आपके साथ लाइव स्टूडेंट। हाँ बोलो खुशी। ओह, थोड़ा सा दिख रहा था तो मैंने कहा यार ये तो सफेद नहीं किए धूप पे मैंने। हाँ अब वो है कि हो गया तो मैंने क्या करेगा, दुनिया देखे। दो बार दे। अच्छा मतलब तुम लोग हो मेरे साथ इंस्टा पे है ना, तुम सब हो इंस्टा पे। मतलब मैं पब्लिक को दुनिया को बताना चाहती थी कि मैं आप समझदार हो गई हो। नहीं रफी। ओ भाई लोग, अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे एक तड़कता भड़कता एक्ट जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है ना यार, एकदम तड़कता और भड़कता है, 10 नंबर दे के जाएगा तुम्हारे को है ना, और मजा आ जाएगी ये एक्ट को पढ़ के। क्यों बेटा? ए, नाम क्या बेटा तुम्हारा? इसका नाम क्या है? सताक्षी। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, ऑल द टाइम स्माइलिंग फेस, ऑल द टाइम। तुम भी बहुत प्यारे हो, तुम भी ऑल द टाइम हंसते रहते हो। मतलब वो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं जो जो ऑल द टाइम। किसको? उसको तो इतना बोल चुकी हो यार, तुम्हें तो इतना बोल। मैं पूरी क्लास में ना मुझे किसी बच्चे का नाम याद नहीं हुआ था, सबसे पहले तुम्हारा नाम याद हुआ। ओके तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना? और कहाँ गया ये वाला एक्ट? कोई प्यारा बच्चा है जो मुझे पेज नंबर बता दे। नहीं नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे किसी भी बच्चे से कोई पेज नंबर नहीं चाहिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी। क्या कह रहे हो तन्मय? तन्मय कुछ कह रहे हो क्या? वाह वाह, क्या हुआ? ऑल सेट, ऑल गुड? कुछ परेशान लग रहे हो, कोई चिंता? गर्लफ्रेंड ठीक है तुम्हारी? हाँ, होनी चाहिए। सिट, अभी तुम 18 साल के हो गए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। वेल्ला आदमी है ये, है ना, वेल्ला आदमी है। अच्छा अभी 18 के नहीं हुए? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अच्छा ओके। तुम काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर जी कहानी सुने। सर हम लोगों ने एक एक्ट पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये प्राचीन काल की बात है, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय करार कानून 1872 पढ़ते थे। तो बेटा इसी में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पढ़ते थे, इसी एक्ट में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन को भी पढ़ते थे हम लोग, और पार्टनरशिप के लिए भी कोई अलग से एक्ट नहीं था, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन भी हम लोग यही पढ़ते थे। ईयर 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए एक अलग से एक्ट पास हो गया और इसके प्रोविजन अलग हो गए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 टू 123 सेक्शन को कट कॉपी पेस्ट करके एक नया एक्ट बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और ईयर 1932 में पार्टनरशिप के लिए एक इंडिविजुअल एक्ट बना दिया। आई बात समझ में? तो पुराने जमाने में हम लोग ये 1932 से पहले अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप को फॉर्म करता था तो उस पार्टनरशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही गवर्न किया जाता था। लेकिन फिर 1930s में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया, इसके प्रोविजंस को अलग कर दिया गया, और ईयर 1932 में हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अभी ये एक अलग और इंडिविजुअल एक्ट है जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ कोर्स ये तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ अभी तक क्या था, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट थे
फाउंडेशन के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो टोटल सेक्शन थे वो कितने थे? सेक्शन 1 टू सेक्शन 238। और इन सेक्शन में से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में तोड़ा था, कैटेगराइज किया था। एक पार्ट था हमारा बेसिक पार्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिक पार्ट था एंड और दूसरे को हमने एडवांस पार्ट या स्पेशल पार्ट कहा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक के सेक्शंस पढ़ते थे एंड सेकंड पार्ट में सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 तक के प्रोविजंस को पढ़ते थे। अभी तक आपको बता दूं कि ये वाला जो जो प्रोविजन था, ये वाला जो एडवांस पार्ट था, ये आपके इंटरमीडिएट में पूछा जाता था। बट कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास बैठा हुआ है न्यू स्कीम के लिए यानी कि जून के लिए, तो आपको बता दूं बेसिक पार्ट तो आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। इसके साथ ही साथ आपका जो एडवांस पार्ट है, न्यू सिलेबस में एडवांस पार्ट भी अब आपको कवर कर लिया गया है, ठीक है ना यार। तो यानी कि इंडियन पहले ये इंटरमीडिएट में पढ़ा करते थे, अब हम लोग ये फाउंडेशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो जून के बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स आप लोग उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, बीच के सेक्शन कहाँ गए? अरे मैंने अभी तो बताया था ना आप लोगों को, बीच के सेक्शंस को कट कॉपी पेस्ट करके एक नया एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के लिए नए प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इतनी कहानी समझ में आती है सबको? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एक नया एक्ट जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड सबसे पहले जब भी हम इस एक्ट को पढ़ेंगे सर, हम देखेंगे कि ये एक्ट इन्फोर्समेंट में कब आया। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था 1 अक्टूबर 1933 को। एक्ट पास हो गया था 1932 में और इन्फोर्समेंट में आया था ये 1933 में। इतनी कहानी समझ में आती है? इसके अलावा जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जरूर देख लेते हैं कि वो एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो हमारा ये जो एक्ट है, ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया पे, ठीक है ना यार। एंड इंडिया इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ठीक है ना यार। तो क्योंकि 2019 के पहले, ईयर 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती थी। कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल थी, आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए गए थे, क्योंकि वहां के जो किंग थे, है ना, हरी सिंह, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल राइट्स डिमांड किए थे। बट ईयर अगस्त 2019 ऑनवर्ड्स इन अधिकारों को हटा दिया गया और आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया गया। ना अब कंप्लीटली इंडिया का ये पार्ट है और इंडिया के जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आज के टाइम में होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इतनी कहानी समझ में आती है? तो दो बातें सीखना बहुत जरूरी था। एक्ट किस दिन को आया था? तो ये एक्ट आया था 1 डे ऑफ अक्टूबर 1932 को, और ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट। तो हम सबसे पहले सीखेंगे पार्टनरशिप एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप पे। तो सबसे पहले हम लोग फिर यही सीखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें पार्टनरशिप नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग ना नहीं समझ पाएंगे कि पार्टनरशिप एक्ट किसके ऊपर। ये जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये एप्लीकेबल है पार्टनरशिप पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? देखो, मैं हमेशा आप लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, है ना। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, कुछ स्पेशल और कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये स्पेशल और इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जहां पे भी होंगे वो रिलेशनशिप पार्टनरशिप कहलाएगी। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट समझते हो? इसेंशियल इंग्रेडिएंट समझते हो? चाय को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है?
चाय की पत्ती, चाय की पत्ती नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी क्या? कॉफी को बनाने के लिए सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? कॉफी। यानी कि मिल्क हो या ना हो कॉफी बन जाएगी, शुगर हो या ना हो कॉफी बन जाएगी, बट कॉफी चाहिए। ठीक वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्टनरशिप के इसेंशियल इंग्रेडिएंट। अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो फिर पार्टनरशिप नहीं बनेगी। इसका मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, इसेंशियल है। सबसे पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एटलीस्ट 2 पार्टीज। एटलीस्ट 2 पार्टी तो चाहिए, मैक्सिमम बताऊंगी कितने होंगे, बट पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए हमें कितने पर्सन चाहिए? तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए अपने को चाहिए 2 पार्टी, है ना, 2 पार्टी। जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सन जो पार्टनरशिप को रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 2। लगे हाथ जब बात निकली है तो मैक्सिमम की बात कर ही लेते हैं, क्यों कर ले कि ना करें? पर्सन। तो ये आ गए हमारे पास मिनिमम पर्सन और मैक्सिमम पर्सन कितने होंगे? कितने होंगे मैक्सिमम? अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, देखो जब हम पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पढ़ेंगे सेक्शन 69, उसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है, बट आप करवा लो तो अच्छा ही है, नहीं करवाओगे तो बहुत सारे डीमेरिट्स हैं जिनसे आपको सफर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी चलती है और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी चलती है। अगर हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 100। और अगर हमारी पार्टनरशिप क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 50। मैम हमने तो पढ़ा था 20 बैंकिंग कंपनी में फलाना ढिमकाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पुरानी बातें, जमाने गए, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना यार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो चाहिए 100 हो सकते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर कितने होंगे? 50 होंगे। मैम ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कहाँ लिखा हुआ है? पार्टनरशिप में लिखा है कहीं? नहीं, ये बात ना पार्टनरशिप में नहीं लिखी है, ये बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में। और ये सेक्शन का नाम क्या है पता है आप लोगों को? इलीगल एसोसिएशन। ये सेक्शन को हम लोग इलीगल एसोसिएशन के नाम से पढ़ते हैं। और इलीगल ये सेक्शन में लिखा हुआ है कोई भी एसोसिएशन अगर रजिस्टर्ड है तो फिर हम रजिस्टर्ड के हिसाब से देखेंगे एक्ट में क्या लिमिट प्रिस्क्राइब करके रखी हुई है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो 50 से ज्यादा होंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। यानी पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पे साइलेंट है, लेकिन ये बात कौन बता देता है? फिर हमारे को कंपनीज एक्ट बता देता है। इतनी कहानी समझ में आई? तो पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि अपने को मिनिमम कितना पर्सन मांगता है? यू कहा है कितने पर्सन मांगता है? कितने पर्सन मांगता है? आवाज नहीं आई, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। कितने पर्सन मांगता है? कितने पर्सन मांगता है? ऐसे बोला करो बेटा, ऐसे समझ में आता है यार, है ना। तो पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि एसोसिएशन एसोसिएशन होनी चाहिए, और ये एसोसिएशन में पार्टनरशिप में पर्सन कितने होने चाहिए? यार ये तो बहुत सख्त आदमी है यार, है ना। मतलब ये खड़े हो जाते हैं यार, इनको पता है कि मैंने ना मेडिसिन नहीं ली हुई है। सख्त है यार दीपक भैया, है ना। हाँ, किसको जलन हो रही है? किसको जलन हो रही है? ये कहानी आगे ना बढ़े तो अच्छा है ना। आ जाओ। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 एंड मैक्सिमम के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। दूसरा इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कैरिंग ऑन बिजनेस।
सर पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए बिजनेस अत्यंत आवश्यक है, मैंडेटरी है कि बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ए भाई एग्जाम्पल देखो, यार एक घर है जिसको मैंने और अविरल ने पार्टनरशिप में होल्ड करके रखा है, ठीक है ना यार। मतलब ये घर का जो वैल्यू है वो 1 CR है, जिसमें से 50 लाख रुपीस मैंने लगाए थे और 50 लाख रुपीस अविरल ने लगाए, और फाइनली हमारी और इसकी एक पार्टनरशिप नहीं हुई। मैंने ये घर परचेज किया है, ये घर में 50% पैसा है अविरल जी का और 50% पैसा है मेरा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ना सोचा कि यार ये घर परचेज कर लिया, अब यार ये घर को ना हम लेट आउट कर दें, तो हमने इसको रेंट पे दे दिया, और ये घर से ना 50,000 रुपीज पर मंथ का रेंट आ रहा है। ज्यादा जीरो हो गए क्या? ये घर से 50,000 रुपीज पर मंथ का रेंट आ रहा है, और जो रेंट आता है वो मैं और अविरल ना 50-50 शेयर कर लेते हैं, यानी 25 के मेरा और 25 के अविरल का। क्या मेरी और अविरल की पार्टनरशिप है? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि ये को ओनरशिप है, क्योंकि ये को ओनरशिप है, ये बिजनेस नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि वहां पे क्या होना चाहिए, कैरिंग ऑन बिजनेस। और कैरिंग ऑन बिजनेस का मतलब है ट्रेडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, परचेज करना, सेल करना, जो बिजनेस के लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। पढ़े होंगे 12वीं क्लास में तुम लोगों ने, बिजनेस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वो सारे के सारे होने चाहिए। ले जाओ। हाँ, ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग, सेल, परचेज, है ना, इन्वेंट्री मेंटेन, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, समझते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को हमने ज्वाइंट ओनरशिप में परचेज किया और बाद में हमने उसको लेट आउट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी का लेट आउट करना ये को ओनरशिप कहलाएगा, ज्वाइंट ओनरशिप कहलाएगी। यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं है। तो आपने अभी अभी देखा कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए अपने को ना कैरिंग ऑन बिजनेस मांगता है। बिजनेस इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, अगर बिजनेस नहीं होएगा तो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होएगा। अगला है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट, देखो लिखा है पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का दूसरा नाम ही एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम एसोसिएट हुए हैं बिजनेस करने के लिए, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, अगर कोई लॉस होता है तो वो भी बेयर करेंगे। आई बात समझ में? और हम दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होगी, हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हम लोगों को पता होंगे, तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, बट रिटर्न होता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर रिटर्न नहीं है तो ओरल भी चलता है, कोई दिक्कत की बात ना है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना यार। बट एग्रीमेंट का होना जरूरी है, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया ना एग्रीमेंट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है एग्रीमेंट? Every promise or set of promise forming consideration for each other is called an agreement. तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आई कहानी समझ में? फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या था? दो पार्टी। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? एंड अगला क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो हम ना यहाँ पे ना सेवा भाव के लिए नहीं आए हैं, हम ना यार बिजनेस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे और उनसे जो प्रॉफिट होएगा वो हम आपस में शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल तो ये मैं आपको राइट्स एंड ड्यूटीज जब पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हमारे को ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना मैंडेटरी है। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं तो पार्टनरशिप नहीं, समझ रहे हो? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज द इसेंस, इसेंस आ गया ना, इसेंशियल आ गया, इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बट कैन नॉट बी द कंक्लूसिव एविडेंस। बट कहते हैं कि कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब है कि हो सकता है कि शायद कोई पार्टनर हो जो प्रॉफिट ना शेयर कर रहा हो, बट वो पार्टनर की तरीके से फॉर्म में रह रहा हो। जैसे मैं आपको जब टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ाएगी तो मैं आपको पढ़ाएगी एक पार्टनर के बारे में जिसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। वो नॉमिनल पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, वो अपना नाम लेंड करता है,
बट प्रॉफिट नहीं लेता है। तो ऐसे पार्टनर भी होते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग ये मैंडेटरी है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बट ये भी नहीं कह सकते कि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि अगर ये नहीं होएगा तो फिर पार्टनरशिप भी नहीं होएगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना। इसेंशियल है, होना चाहिए, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एसोसिएट होंगे और कोई बिजनेस करेंगे तो ऑफकोर्स उस बिजनेस से प्रॉफिट हो सकता है, तो प्रॉफिट को भी हम शेयर करेंगे। मैम लॉस नहीं लिखा हुआ है तो क्या लॉस नहीं शेयर करेंगे? देखो बेटा, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो दुख भी हमारा और सुख भी हमारा। हालांकि हम अच्छा सोच के आते हैं कि हम तुम सुख ही बांटेंगे, बट अगर दुख आएगा तो फिर साथ थोड़े ना छोड़ देंगे, है ना। तो दुख और सुख दोनों बांटने के लिए आएंगे, ठीक है ना यार। तो फिर जब हम पार्टनर्स के ड्यूटीज पढ़ाएंगे, आपको यहाँ पे नहीं लिख रखा है, पर जब मैं आपको ड्यूटीज पढ़ाऊंगी तो ड्यूटीज में लिख रखा है कि पार्टनर्स की ये ड्यूटी बनती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया है तो लॉस को भी आपको शेयर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? पहला इंग्रेडिएंट क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए अपने को, 2। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है? अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है? एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का होना मैंडेटरी है। म्यूचुअल एजेंसी का होना, चाय की पत्ता, म्यूचुअल एजेंसी का होना मैंडेटरी है। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? सबसे पहले बात, एजेंसी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, कोई फसीट पर एलम फसीट पर से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को मैक्सिम एजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने। और मैंने एजेंसी के कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यह आदमी को मैंने अपना एजेंट बनाया। देखो लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी को डिफाइन नहीं करता है, मैंने शायद 2 टेस्ट ऑफ एजेंसी बताए होंगे। टेस्ट ऑफ एजेंसी मैंने बताया था कि कोई पर्सन को मैं अपॉइंट करूं और वो मेरे बिहाफ पे एक्ट करे और उसके सारे एक्ट के लिए कौन आंसरेबल हो, तो ये रिलेशन को क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा कह सकते हैं, अगर मैंने कोई कांड कर दिया तो उसके लिए सर लाइबल होंगे। मैंने किसी को चाटा वाटा मार दिया, सर लाइबल होंगे क्या? सर ने कोई कांड कर दिया तो मैं लाइबल होंगी क्या? सर कोई काम कांड करेंगे तो मैं लाइबल नहीं होंगी? ऑफ कोर्स मैं लाइबल होंगी, लेकिन तुम लोगों ने इस रिस्पेक्ट में कहा होगा सर कोई कांड ही नहीं करेंगे, है ना। ओके ये आदमी को मैंने बना लिया अपना एजेंट। अभी तुम मेरे बिहाफ पे ना, मैं बैटरी का बिजनेस है मेरा, अभी तुम मेरे बिहाफ पे बैटरी बेचेगा और जो प्रॉफिट होएगा वो लाके मेरे को देगा। अब ये मेरा एजेंट है, तो अभी ये बैटरी बेचेगा, कल को बैटरी में कोई खराब होती है, कोई खराबी होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो कस्टमर आके किसके मुंह पे बैटरी मारेगा? कैसे बोलते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ सीधे बोल दिया आपके, अरे थोड़ा जुबान हिचकिचानी चाहिए थी यार, है ना। आजा 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 भाई। यस तो मार सकते हो, यस, क्योंकि इसने एक्ट किया, लेकिन वो सारे एक्ट के लिए मैं आंसरेबल है। तो ये रिलेशनशिप जहां पे भी स्टैब्लिश होगी तो ये रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेगा? एजेंसी, ठीक है ना यार। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। जब भी हम किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, ये 2 पार्टनर है। एक्स एंड वाई ने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी, तो एक्स ना एक्स एक्स वाई के सभी एक्ट के लिए क्या होएगा? लाइबल होएगा, और वाई एक्स के सभी एक्ट के लिए क्या होएगा? लाइबल होएगा। आई बात समझ में? यानी कि एक्स जो है वो एक टाइम पे प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बेटा एक्स जो है वो वाई के लिए एक टाइम पे प्रिंसिपल भी है और एक टाइम पे एजेंट भी है ना। तो पार्टनरशिप में बेटा ये हमेशा होता है, जब भी हम किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का काम करते हैं। यानी कि एक ही टाइम पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए प्रिंसिपल भी है, वो उनको बोल सकते हैं आपको ये एक्ट करना है, और अगर वाई ने कोई एक्ट कर दिया तो उस एक्ट के लिए ये आंसरेबल भी होंगे। आई बात समझ में? तो एक्स वाई के बिहाफ पे एक्ट करेगा और वाई एक्स के बिहाफ पे एक्ट करेगा, और जब इस तरीके की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी म्यूचुअल एजेंसी होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए लाइबल होता है और वाइफ हस्बैंड के एक्ट के लिए लाइबल होती है ना। तो ठीक वैसे ही पार्टनरशिप में भी म्यूचुअल एजेंसी होती है। अगर एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है तो एक्स वाई जेड
तीनों एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होंगे ना। और जहां पे भी इस तरीके की रिलेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इतनी कहानी समझ में आती है? ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कौन सी डेट को आया? 1 अक्टूबर 1933 को। ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। सर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होएगा पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप के मैंने बताया आपको इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। जहां पे भी ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे वहां पे पार्टनरशिप होएगी। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में जल्दी से बताओ, पहला इंग्रेडिएंट क्या है? मैंने एटलीस्ट 2 पार्टनर, यानी एसोसिएशन होनी चाहिए, और एसोसिएशन में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स का होना मैंडेटरी है। दूसरा क्या बताया मैंने? क्या बताया? अच्छा अच्छा अच्छा, बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए। थर्ड क्या बताया मैंने? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अगला क्या बताया? हाँ? अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट इंक्लूड्स दुख भी ना, लॉसेस भी ना। अच्छा, अगला क्या बताया? म्यूचुअल एजेंसी। क्या बात कर रहे हो यार? कोई मुझे लिख के दिखाओगे? लिख के दिखाओगे? आओ आओ, लिख के दिखाओ। चलो आओ। यू, क्या नाम है ऐसा आदमी? प्रणव, आओ। अरे आओ यार, अच्छा आओ। देखिए मेरे बच्चे लिख सकते हैं इस बात को कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जल्दी से आओ लिखो। आओ आओ, टाइम नहीं इतना अपने पास। 1 2 3 4 5 6। आओ। 6 नहीं है? मैं तो चेक कर रही थी। आओ देखिए भाई हमारे, अरे इधर से लिखोगे तुम यार, बहुत कांडी है आदमी। चलो, इनके लिए तो कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ पर, हम क्यों बता रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। अब मैं किसी को भी बुलाऊंगी और किसी को भी बुला के ना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ना सीधे बोर्ड पे होएगी। और कोई गलती करेगा तो तुम लोग देख लेना बेटा। लोग मेरी राइटिंग पे हंसते हैं। भैया की तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, जा सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। क्या भैया ने सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही लिखे? यस। तो इतनी क्या अब ये तुम्हारे डीएनए में चला गया? अब ये तुम्हारे डीएनए से नहीं निकलेगा? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ, तो क्या आप वो एसेंशियल एलिमेंट्स बता पाओगे? ठीक है, चलो आ जाओ। आ जाओ। अब सर मैं आप लोगों को ना कुछ डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस बताऊंगी। अभी आज की क्लास तो ये डिफरेंसेस पे ही चलेगी, है ना? कि पार्टनरशिप, देखो बेटा, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एसोसिएशन है, सोसाइटीज भी एसोसिएशन होती हैं, ट्रस्ट भी एसोसिएशन होती हैं, क्लब भी एसोसिएशन होती है। तो और इन एसोसिएशन में फिर डिफरेंस क्या है? तो अभी ना हमारी जो 2 क्लासेस हैं वो इन डिफरेंसेस पे जाएंगी, क्योंकि पार्टनरशिप भी एसोसिएशन है और कंपनी भी एसोसिएशन है, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन है और एलएलपी भी एसोसिएशन है, पार्टनरशिप एसोसिएशन है और एचयूएफ भी एसोसिएशन है। तो फिर इन एसोसिएशन में क्या कोई डिफरेंसेस है? तो हम ना ये डिफरेंसेस को पहले सीखेंगे, क्योंकि हमें ना पूरा कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिकली हर चीज समझनी है, ठीक है ना यार, जिससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप बाइफरकेट कर सको, ठीक है?
हालांकि मैंने इसलिए ये वाला टॉपिक लिखवाया था आप लोगों से, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में आ चुका है कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताओ पार्टनरशिप के, ठीक है ना यार। तो ये आप लोगों को रट चुका है। सर सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंसेस देखेंगे, फिर पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखेंगे, फिर उसके आगे हम फर्दर और देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप और कंपनी का, ठीक है ना यार। सर पार्टनरशिप भी एसोसिएशन है और कंपनी भी एसोसिएशन है, ठीक है ना यार। तो दोनों ही एसोसिएशन है, बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, चलो ये डिफरेंसेस हम लोग पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। बोल भाई। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, और कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। यानी कि ये भी एसोसिएशन है और ये भी एसोसिएशन है, बट गवर्निंग एक्ट अलग अलग है, ठीक है ना यार। कोई डाउट इसमें? अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। सर पार्टनरशिप फर्म हैज नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप में जब तक पार्टनर नहीं होंगे तब तक इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एंड क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस हो सकता है? सर कंपनी को जैसे ही हम फॉर्म करते हैं, मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई, तो कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे ही हम कंपनी को बनाएंगे तो उसका एग्जिस्टेंस इमीडिएटली अपने आप में आ जाता है। सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स अगर सारे के सारे चले गए तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, सारे पार्टनर्स मर जाएं, उनकी डेथ हो जाती है या वो पार्टनरशिप को छोड़ देते हैं, तो ये सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। बट अगर कोई कंपनी है और उसके सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है, या सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या सारे के सारे मेंबर्स पागल हो जाते हैं, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये केस में कंपनी का एग्जिस्टेंस तब भी रहेगा। मेंबर के आने और मेंबर्स के जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। आई कहानी समझ में? गवर्न बाई मैंने बता दिया था। सर पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए अपने को क्या मांगता है? दो मेंबर मांगता है, दो पार्टनर मांगता है। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए अपने को दो पार्टनर मांगता है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या मांगता है? देखो आ जाओ। पार्टनरशिप, सर पार्टनरशिप में मिनिमम कितने चाहिए? दो। और मैक्सिमम कितने चाहिए? डिपेंड करता है। रजिस्टर्ड है तो कितना चाहिए? 100। और अगर अनरजिस्टर्ड तो कितना चाहिए? 50 चाहिए। बढ़िया, इतनी कहानी समझ में आती है। सर कंपनी को फॉर्म करने के लिए तो बट डिपेंड करता है ना कंपनी है कौन सी। सर देखो बेसिकली ना ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन हम कंपनी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है अपने पास प्यारा प्यारा पब्लिक कंपनी, एक होता है अपने पास प्यारी प्यारी प्राइवेट कंपनी, और एक होती है अपने पास प्यारी प्यारी ओपीसी, है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 62, ठीक है ना यार। इनके डेफिनेशन लिखे होंगे। सर पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए अपने को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 7। यानी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कितने चाहिए? और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए 7। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने मांगता? 2। और मैक्सिमम कितना मांगता? 200 मांगता, ठीक है ना यार। 200। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होएगा? 200 होएगा। ओपीसी में मिनिमम कितना मेंबर मांगता है? 1। और मैक्सिमम कितना मेंबर मांगता है? 1। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, अगर हम पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए अपने को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए 2, और मैक्सिमम डिपेंड करता है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। और अगर मैं कंपनी फॉर्म करती तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है। पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम चाहिए 7, मैक्सिमम का कोई लिमिट है नहीं। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मांगता 2 और मैक्सिमम का कोई लिमिट है नहीं। और ओपीसी में मिनिमम का और मैक्सिमम का। अरे वाह तुम लोग। देखो हमारे ना बड़े बुजुर्ग कहते थे कि स्मार्ट लोगों के साथ रहा करो, स्मार्ट संगत का असर होता है। अभी तुम लोग ना मेरे साथ रहते रहते कितना स्मार्ट हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ना यार, हो गया है। इतना दबाव में क्यों बोल रहे हो? बेटा हो गया कि नहीं हो गया? वो बच्चा कितना तुरंत कह रहा है यस मैम, आपकी संगत में आके मैं स्मार्ट हो गया। ना बाबू, कभी नहीं बताया।
अरे फ्लो फ्लो में बेटा, हम तो चेक करने के लिए बोलते हैं कि तुम लोग हमें ध्यान से सुन पाते हो कि नहीं सुन पा रहे हो। मैं जानबूझ के गलत बोल देती है कि तुम लोग मेरे को करेक्ट करेगा। अगर तुम लोग ध्यान से सुनेगा तो करेक्ट करेगा, अगर नहीं ध्यान से सुनेगा तो करेक्ट नहीं करेगा। ए, तू खींच मेरी फोटो, मैंने कहा क्या? अबे तुम उसकी फोटो क्यों खींच रहा है, तुम लिखेगा क्यों नहीं? जब तक हम नहीं कहेगा ना तुम हमारी फोटो खींचेगा ना हमारे बोर्ड की फोटो खींचेगा, समझता है? आ जाओ बेटा। तो मिनिमम 2 हो गए, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7 एंड 1% कंपनी में 1। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे डिपेंड करता है, लिमिट कितनी तो मैंने ये बता रखी है तो आप समझ जाएंगे। एंड पब्लिक कंपनी में नो लिमिट एंड प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे 200 है बेटा, इसको सही कर लो, ये मिस्टेक्स गलती से मिसप्रिंट हो गया है। रजिस्ट्रेशन, सर पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, बट सेक्शन 69 के जब हम डीमेरिट्स पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि नहीं रजिस्टर करवा लेना चाहिए। तो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो इनडायरेक्टली क्या है, मैंडेटरी है। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 69 में कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसको बहुत सारे डीमेरिट से सफर करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन में उसको रजिस्टर करवा लो तो अच्छा है, तो इनडायरेक्टली क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है ना। और कंपनी में तो मैंडेटरी है ही। कंपनी का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा, जब तक आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। तो कंपनी में तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आई कहानी समझ में? आगे बढ़ते। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई क्लॉज लिखा नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में। मैं पूरा एक्ट आप लोगों को पढ़ाएगी सेक्शन 75 तक का। पूरे एक्ट में आप कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ है। क्या पब्लिक कंपनी, क्या कंपनीज में कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखा है? द आंसर इज नो। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो फिर लिखा हुआ था कि प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 1 लाख की कैपिटल चाहिए और पब्लिक को फॉर्म करने के लिए 5 लाख की चाहिए। बट 2015 ऑनवर्ड्स अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई मिनिमम कैपिटल क्राइटेरिया नहीं है। तो पहले हुआ करता था, जब 2013 आया था तब ये क्राइटेरिया था, बट राइट नाउ अब इसको विड्रॉ कर लिया गया है, ओमिट कर लिया गया है। अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कोई भी कैपिटल क्राइटेरिया नहीं है। आई कहानी समझ में? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट कौन देखेगा पार्टनरशिप का? ऑफ कोर्स पार्टनर्स देखेंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन देखेगा और कंपनी में मैनेजमेंट कौन देखेगा? देखो कंपनी में पैसा तो तुम लोग लगाते हो, पैसा तो पब्लिक का होता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं? ओनली द बीओडी इज एंटाइटल्ड टू मैनेज द कंपनीज अफेयर्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स देखेंगे सारे के सारे अफेयर्स को, मैनेजमेंट को, और कंपनीज में बीओडीज देखेंगे। आई कहानी समझ में? पक्का पक्का, सारा क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते। म्यूचुअल एजेंसी, क्या पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है? अरे मैम यार, ये तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है यार, ये तो होता ही होता है पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी, ये तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर तो पार्टनरशिप ही फॉर्म नहीं होएगी। क्या कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी होती है? नहीं, कंपनी में मेंबर्स और कंपनी के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। बस करो भाई, बस करो, बस करो। दीपक भैया कितना ख्याल रखते हैं, भगवान भला करे इनका, इनकी सैलरी बढ़ जाए। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, हमें बढ़ानी, इसलिए तो मैंने उसको रोक लिया ना। म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, तो ये म्यूचुअल एजेंसी होती है। एंड अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी भी एजेंट नहीं होती है। तो कंपनी में आपको म्यूचुअल एजेंसी देखने को नहीं मिलेगी। बोल भाई, इतनी कहानी समझ में आती है? विनायक भैया समझ में आ रहा है? तुम इतना मतलब इतना प्रेशर में क्यों बैठे हो? इंजॉय करो। ये देखो एक और है यहीं पे, मोटू, इनका भी नाम विनायक है ना? क्या इनको तो सूट कर रहा है ना ये नाम? मैंने कुछ नहीं कहा। आ जाओ। क्या पार्टनरशिप में कोई पार्टनर जैसे एक्स, वाई और जेड,
इन तीनों ने पार्टनरशिप करी और बाद में जेड अपनी जगह मिस्टर डी को अपॉइंट करना चाहता है। क्या मिस्टर जेड अपनी जगह पे मिस्टर डी को अपॉइंट कर सकते हैं? सर, पार्टनरशिप का जो रिश्ता होता है वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है ना। जब कोई रिश्ता ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है, मेरा और सजल का रिश्ता जो है वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। अब अगर सजल कह रहा है मेरी जगह तुम इनको पार्टनर अपॉइंट कर लो, पता नहीं इनसे मेरी पटेगी कि नहीं पटेगी, पता नहीं यह आदमी के साथ ये ट्यूनिंग बैठेगी कि नहीं बैठेगी जितना अच्छा तुम्हारे साथ है यार। तो ये केस में यार तुम कैसे अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दोगे यार? तुमने मतलब एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने सीधे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। नहीं, पार्टनरशिप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड रिलेशन है, और जब कोई रिश्ता इस तरीके के रिलेशन पे बेस्ड होता है तो यहाँ पे ना कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए होएगा किसी और को अपनी जगह लाने के लिए। अभी रिसेंटली एग्जाम में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखो भी, आपके एग्जाम में आपके आरटीपी में क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, आपके आरटीपी में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अभी रिसेंट आरटीपी में जून का जो आरटीपी था वो जून के आरटीपी में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है वो आरटीपी, ठीक है ना यार। तो इस पे बहुत डिटेल में चर्चा होगी, बट अभी चर्चा करने में टाइम है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है, यहाँ से केस स्टडी आने का संभावना भी बनता है, क्योंकि केस स्टडी आरटीपी में पड़ा हुआ है, हो सकता है शायद कट कॉपी पेस्ट हो जाए। तो समझना ध्यान से, पार्टनरशिप ना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप में ना हम किसी और पर्सन को अपना जगह ट्रांसफर नहीं करेगा। हाँ कर सकता है, अगर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर है तो हम कर सकता है, बट इन जनरल नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता, ठीक है ना यार। ओके, तो क्या कहते हैं देखना ध्यान से, आप यहाँ पे कहा गया अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इतनी कहानी समझ में आती है? तो यहाँ पे ना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड रिश्ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यार, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। शेयर होल्डर्स भी अपने, देखो शेयर होल्डर्स क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, बट डिपेंड करता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है फिर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे किसी और पर्सन को, पर अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फ्रीली आप अपने शेयर को 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब 1% टू अनदर पर्सन आप इनको इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। आई कहानी समझ में? बट डिपेंड करता है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, ठीक है ना यार। तो लिखते क्या है, अ शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन द आर्टिकल कैन फ्रीली ट्रांसफर हिज शेयर, ठीक है ना यार। बट अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट किया है तो आप नहीं कर सकते हो, और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आप कर सकते हो। इतनी कहानी समझ में आ रही है? सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर। सर, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो कंपनी ना आया क्यों, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ गया हमें? एक्चुअली बहुत प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो हमारे पास बिजनेस करने का जो तरीका था वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस करते थे, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट तो है नहीं, और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटर का, कि कल को ना अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्रेडिटर को बिजनेस का एसेट बेच के भी पैसे देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ ना कल को नहीं पैसे बचे तो घर की प्रॉपर्टी भी जाएगी, और लास्टली मंगलसूत्र भी बिक जाता है। और तुम समझता है मंगलसूत्र में कितना ताकत होता है? इधर मंगलसूत्र बिका, उधर कहानी खत्म हस्बैंड की। आई बात समझ में? तो ये सिचुएशन में पार्टनरशिप में लाइबिलिटी, सॉरी सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड था। सोल प्रोप्राइटर के डीमेरिट्स को दूर करने के लिए पार्टनरशिप को फॉर्म किया, बट पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। और ये वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने कौन सी एंटिटी को फॉर्म किया? कंपनी को। आई बात समझ में? और कंपनी का लाइबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड या अनलिमिटेड भी हो सकता है, कंपनी दोनों हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, बट पार्टनरशिप क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना सर, यहाँ पे ना जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगी ना तो आपको लिमिटेड कंपनी भी पढ़ाऊंगी और अनलिमिटेड भी पढ़ाऊंगी, बट बेसिकली मतलब जनरली कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है ना यार। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है यार, है ना।
और ये एक बहुत बड़ा मेरिट है कंपनी का कि लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी कंपनी की ना 10,000 करोड़ की लाइबिलिटी आती है, 10,000 करोड़ का लाइबिलिटी आता है, और अगर तुम्हारे ना शेयर्स पे 25 रुपए बाकी है तो तुम्हारे को 25 रुपए पे करने, बात खत्म। आई बात समझ में? फिर तो मैम आम जनता जनता का पैसा डूबेगा, तो डूबेगा, डूबेगा। आई बात समझ में? आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। एंड अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं, इट इज टोटली डिस्क्रिएशन ऑफ द बोर्ड। ये बोर्ड की चॉइस है कि वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे या डिविडेंड अनाउंस नहीं करेंगे। देखो, पार्टनरशिप में प्रॉफिट होएगा तो वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, समझता है? लेकिन कंपनी में ये बोर्ड की चॉइस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चॉइस है। वो चाहे तो डिविडेंड अनाउंस करें, वो चाहे तो डिविडेंड अनाउंस ना करें। हमारी कंपनी को 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, हमारी कंपनी ना यार प्रॉफिट कैपिटलाइज करना चाह रही है। कैपिटलाइज का मतलब फर्दर री इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो हम इस साल डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चॉइस है कि वो डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, है ना? तो क्या लिखते हैं? नो कंपल्सन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग द मेंबर, some portion of the profits become distributable among the shareholder only when dividends are declared. सेक्शन 123 टू सेक्शन 123 टू सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं ये सेक्शन। और ये सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चॉइस है कि वो एजीएम में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तब तो आपको देना ही पड़ेगा, बट अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा। आई कहानी समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी। सर फर्म की प्रॉपर्टी, एक्चुअली फर्म की मैं बात करूं, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट कहता है फर्म वम कुछ नहीं है। सुनो, देखो नलायको, पाजी इधर देखो। बोला मैंने नलायको कहा तो तुम सब मुझे देखने लगे। मैंने कहा पाजी इधर देखो, तुम सब मुझे देखने लगे। क्या तुम्हारा नाम पाजी है? अरे है पाजी तो बोलो। नहीं है, बट अगर मुझे तुम सबको एक नाम से बुलाना है तो मैं कौन से नाम से बुला सकती है? पाजी। बच्चों नहीं बुलाती मैं, पाजी बुलाती है। नलायको इधर देखो। जैसे ही मैंने नलायको कहा ना, आप सब मुझे देखने लगे। तुम सबके अपने खुद के नाम है, सजल, वलीद, तनय, सात्विका, सदाक्षी, गौरी, विनायक, राधा, सबके अपने अपने नाम है। कितने बच्चों के नाम याद है मुझे? सबके अपने अपने नाम है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक नाम से बुलाती है, वो क्या है? नलायको इधर देखो। तो इसका मतलब है तुम लोगों को कलेक्टिवली मैंने एक नाम से पुकारा, वो नाम क्या है? ठीक है ना? वैसे ही फर्म क्या है? पार्टनर्स के अपने इंडिविजुअल नाम है, बट सभी पार्टनर्स को एक नाम से बुलाना हो तो मैं क्या बोलेगी? फर्म इधर देखो। तो फर्म क्या है? जैसे नलायको एक नाम है तुम्हारा, वैसे फर्म कलेक्टिवली पार्टनर्स का एक नाम है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या कहते हैं सर? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म तो कलेक्टिवली नाम है ना, कोई प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम पे, तो तुम लोगों को इंडिविजुअल कलेक्टिवली मैंने बोला फर्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो आप लोगों की प्रॉपर्टी है। तो क्या कहते हैं? फर्म्स प्रॉपर्टी द जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आई कहानी समझ में? यहाँ पे कहते हैं इन द केस ऑफ कंपनी इट्स प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और एक पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी के पास पर्सन जैसे राइट्स होते हैं, तो कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेती है। ठीक है ना यार? तो कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी क्रिएट करेगी और वो प्रॉपर्टी मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं होगी। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं ऑडिट। क्या पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? क्या बात कर रहे हो यार? क्या पार्टनरशिप में ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? पार्टनरशिप एक्ट मैंने पूरा पढ़ लिया, पूरे एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप को ना ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। पूरे एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। तो मैम क्या पार्टनरशिप कभी ऑडिटिंग ही नहीं करवाएगी? सेक्शन 44 AB,
ये क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी भी बिजनेस कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो कंपनी, चाहे वो फर्म हो, किसी भी पर्सन का अगर बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड कर जाए 100 लाख रुपीस को या 1 करोड़, तो इसको ना ऑडिट करवाना मैंडेटरी होएगा, ऑडिट मैंडेटरी। और अगर आपने कोई प्रोफेशन ऑप्ट किया है, जैसे तुम सीए बन गए और सीए बनने के बाद तुमने सीए का प्रोफेशन ऑप्ट किया, तो अगर इसमें तुम्हारी ग्रॉस रिसिट एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीस को, तो तुम्हारे लिए ऑडिटिंग मैंडेटरी हो जाएगी। तो कंपनीज एक्ट में, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? ये वाली बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है, सेक्शन 44AB में, कि अगर आपका टर्नओवर इस पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड कर जाए तो यस ऑफ कोर्स आपको ऑडिटिंग करवानी होगी। आई कहानी समझ में? तो अभी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर ये टर्नओवर को आप क्रॉस करते हो तो ये मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है ना यार? इसके अलावा कंपनी के लिए, क्या कंपनी के लिए मैंडेटरी है? कंपनी के लिए ऑडिटिंग मैंडेटरी है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बीओडी ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम ऑडिटर को अपॉइंट करो। इसका मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है 139 के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? तो ये बात को ध्यान रखना, कंपनी को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑडिट करवाना मैंडेटरी होएगा, ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी होएगा। लेकिन पार्टनरशिप को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंडेटरी नहीं होएगा, बट ऑफकोर्स आप जान लो कि अगर पार्टनरशिप का टर्नओवर अगर बिजनेस कर रही है और वो एक्सीड कर जाता है 100 लाख रुपीस को, अभी इस वाले बजट में आ गया 200 लाख, बट अभी 200 लाख एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये भी जान लो। कुछ लोगों ने बजट पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में क्वेश्चन गूंज रहा होगा 200 लाख, तो 200 लाख हो तो चुकी है बट अभी एप्लीकेबल नहीं है, अभी एप्लीकेबल 100 लाख ही है। तो इसलिए मैंने आपको अभी वाला बताया हुआ है। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर एक्सीड कर जाए 100 लाख रुपीस को तो आपको ऑडिटिंग मैंडेटरी हो, और अगर आपने प्रोफेशनल कोई ऑक्यूपेशन ऑप्ट किया हुआ है और उसमें आपका ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है 50 लाख रुपीस को, तो ये केस में आपको ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी होएगा। ठीक है ना यार? बेटा क्योंकि सर्विस सेक्टर अलग है और बिजनेस अलग है। सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट ज्यादा होता है और यहाँ पे भाई टर्नओवर के बेसिस पे होता है ना, तो इसलिए अलग अलग किया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, देखो पार्टनरशिप कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी? अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी। अब ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप में ना, कि पार्टनरशिप कितने टाइम पीरियड के लिए फॉर्म हुई है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, किसी एडवेंचर के लिए फॉर्म हुई है, या फिर पार्टनरशिप एट विल है, जब तक मर्जी करेगा तब तक साथ में रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप, कौन सी पार्टनरशिप आपने फॉर्म करी है, कितने टाइम के लिए फॉर्म करी है, वो टाइम के लिए पार्टनरशिप आपकी रहेगी। अदरवाइज अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो वो केस में हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करवा देते हैं। और सभी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, सभी पार्टनर्स पागल हो जाए, तो हम फर्म का डिसोल्यूशन करवा देते हैं। आई बात समझ में? कंपनी की बात करें, कंपनी के जब फीचर्स में आपको पढ़ाऊंगी तो कंपनी के फीचर्स में आप पढ़ोगे कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। ये कंपनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक के लिए जीवित रह सकती है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक के लिए जीवित रह सकती है तो ऐसा कोई डिसोल्यूशन की बात नहीं है, जब तक लॉ कानून खुद कंपनी को बंद करवाने के ऑर्डर ना दे दे, या कंपनी खुद अपने आप को बंद ना करवाना चाहे, तब तक कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? तो कंपनी एंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेशन को। इतनी कहानी समझ में आती है? हाँ पूछो। इन केस अगर मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी को लगातार बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है, तो कंपनी के पास भी चॉइस है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 1 अक्टूबर 2016 ऑनवर्ड्स ये हमारे पास आ गया। एंड ये एक्ट कहता है कि अगर कोई कंपनी है और वो परपेचुअल लॉसेस में है, लगातार कंटिन्यूअसली है, और वो फिर ऊब चुकी है और अपने आप को बंद करवाना चाहती है, तो हमारे पास आके ना आप एप्लीकेशन फाइल करो, हम आपको वाइंडिंग अप करवा देंगे, बंद करवा देंगे। हाँ वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो जाएगा। एक मैंडेटरी भी होता है, जब आपने काम ठीक से नहीं किया, आपने लॉ को ओवर रूल किया, वॉयलेट किया, तो लॉ भी आपको बंद करवा सकता है।
और आप वॉलंटरी भी कर सकते हो, दोनों ही चॉइस आपके पास है। पूछो इसमें, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। पार्टनरशिप और कंपनी के ये टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अल्तमस कह रहा है मैम कंपनी के मेंबर्स एक दूसरे के नहीं, बट कंपनी के एजेंट तो होते। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेंबर्स और कंपनी के बीच में एजेंसी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मेंबर्स ने कोई कांड कर दिया उसके लिए कंपनी कभी भी लाइबल नहीं होगी। कंपनी का अपना सेपरेट अपना आर्टिफिशियल कह लो कि एग्जिस्टेंस होता है, और वो एजेंसी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते। तो अल्तमस ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। पॉइंट प्रॉपर्टी, देखो फर्म की प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। फर्म कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। मैंने आपको बताया ना, फर्म का मतलब मैं कलेक्टिवली आपको एक नाम से बुलाती हूँ नलायकों, बट कोई नलायकों का एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। ठीक वैसे ही फर्म क्या है, सेक्शन 4 कहता है फर्म का मतलब कलेक्टिवली जब हम पार्टनर को एक नाम से बुलाते हैं तो हम इसको बोलते हैं फर्म। तो फर्म का कोई लीगल आइडेंटिटी तो होता नहीं है। तो अल्टीमेटली जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है वही फर्म की है, जो फर्म की है वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है। बट कंपनी का तो लीगल एग्जिस्टेंस होता है ना। कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और कंपनी के पास ना सू और टू बी सूट के पावर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकती है, समझते हैं। तो कंपनी ने अगर आपसे पैसे मंगवाए तो कंपनी जो प्रॉपर्टी परचेज करेगी वो तुमसे पैसे मंगवाए तो तुम्हारे नाम पर नहीं परचेज करेगी, कंपनी स्वयं के नाम पे परचेज करेगी। और बाद में तुमने शेयर परचेज किए, तुम्हें पैसे देगी। अगर कंपनी तुम्हारे पैसे नहीं देती है, हाँ, तब तुम्हारे पास राइट है कि तुम कंपनी की एसेट को बेच के अपने पैसे रिकवर कर लो। आई कहानी समझ में? और पूछो, कोई डाउट हो तो। ओ भाई, कोई डाउट ही नहीं है? बेटा किसी के लिए नहीं होती है। मतलब तुम लोगों को बीओ में पढ़ाया गया होगा, उन्होंने बुक को चेंज नहीं किया है, अमेंड नहीं किया है, तो पढ़ाया गया होगा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी इतनी है, बट वो अभी ना 2015 ऑनवर्ड उसको विड्रॉ कर लिया है, ओमिट कर लिया है। हाँ पढ़ाया होगा तुम लोगों ने पढ़ के आए होगे, बट वो गलत पढ़ा दिया तुम लोगों को। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, as per ICAI Act 1949, audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of their size or legal form. आई बात समझ में? तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एग्जामिन करते हैं कि कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज पर कंपनीज एक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है कि नहीं बनाया है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर नफरा ने जो प्रिस्क्राइब रूल्स दिए उनके अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं बनाया है। आई बात समझ में? तो ये सभी चीजों को कौन चेक करता है? ये सभी चीजों को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है, सीए चेक करता है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिटिंग का जो राइट है वो किसके पास है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। सेक्रेटरियल ऑडिटिंग का जो राइट है वो सीएस के पास है, एंड कॉस्ट ऑडिटिंग का जो राइट है वो सीएमए के पास है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट ये है क्या? ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किस कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? कि जैसे जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे हैं, जो स्टेटमेंट्स बना रखे हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इन चीजों को, इतनी कहानी समझ में आती है? और कुछ चाहिए पूछो, और कुछ पूछना हो तो। लेकिन अभी जितना तुम्हारे काम का, ए बेटा दीपक, इसको ना मेरे ऑफिस में रख दो, क्योंकि ये मैं भी लूंगी, इसे मेरे ऑफिस में रख दो। तो फिर मैं आज की कहानी फिर यहाँ तक के लिए खत्म करूं। तो आज हमने एक ही डिफरेंस किया है। अगली क्लास में हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे, और खूब सारे डाउट्स पूछो, और मजा आती है डाउट्स लेने में ना। चलो ओके, टाटा और बाय बाय लाइव स्टूडेंट।